लास्ट बार बोल रहा हूँ, सारे ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन कर कर बैठेंगे। और अब शुरू करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सब बच्चों ने हेडिंग दे दी ना? ठीक है। अभी कोई लिखेगा नहीं, सब बच्चे बस ध्यान देंगे। तुम सबको मालूम है, एज लिविंग थिंग्स हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारा का सारा लगता ही है, बरोबर ना? एक मिनट रुकना। देखो, हमको इतना तो लगता ही है, विटामिन, मिनरल वगैरह वगैरह, राइट? अरे, मुझे थोड़ी आदत लगेगी ये यूज करने। हाँ, जो कि हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए लगता है हमको, ये सारा का सारा चीज हमको उसके लिए लगता है। ठीक है। अच्छा, हमारा मेन खाना क्या होता है? सबसे मेन खाना, सबसे जरूरी वाला खाना हम क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। और कई जन एनिमल्स भी खाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, हम दोनों भी चीजें खाया करते हैं, उससे हमको हमारा खाना मिलता है, उससे हमारा जीवन चलता है, पोषण तत्व। और मुझे एक बात बताओ, प्लांट्स हमको क्या करने से मिलते हैं? खेती करने से मिलते हैं। और एनिमल्स कहाँ से मिलते हैं? जो भी फ्लैश वगैरह खाते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स फ्लैश वगैरह खाते हैं, उनको सब कुछ कहाँ से मिलता है? एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है, बरोबर? अच्छा, तुमने देखा होगा कि आजकल बहुत प्रयास चल रहा है एग्रीकल्चर में भी और एनिमल हस्बेंड्री में भी सुधार करने का। तुम में से कई जनों की यूट्यूब की शॉर्ट्स की फीड कई बार एग्रीकल्चर से भरी रहती है। तो आज दोस्तों, आज आम्ही आमच्या मळ्यात शेततळा बनवला आहे, हा असा असा बनवला जातो, ऐसे चलते रहता होगा। ट्रैक्टर विक्टर के बारे में कुछ ना कुछ बताते ही रहते होंगे। अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कल्टीवेटर आता है, थ्रेशर आता है, उसके बारे में, मशीन के बारे में बहुत बार शॉर्ट्स वगैरह में आता ही होगा। ठीक। आज दोस्तों हम खेत में घूमेंगे, तो ऐसा सारा तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सुधार करना चालू ही है। अब इंडिया एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, स्टिल ग्रो, बढ़ती ही जा रही है। और क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हमको हर साल कितना टन खाना लगता है? क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन। बिलियन टन म्हणजे कितना? एक टन मतलब कितना? आराम से बात करते, सुनो ध्यान से। एक टन मतलब कितना भाई? पता है सबको? नहीं भाई, सबने इधर ही गलत बता दिया। एक टन मतलब कितना? एक टन मतलब 1,000 किलो। ठीक है, सब 1000। बच्चों ने ध्यान रखने का। 1 टन म्हणजे 1,000 kg। और बच्चों, मुझे एक बात बताओ, 1 बिलियन मतलब कितने? 1 बिलियन म्हणजे 100 करोड़। 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख कौन बोलेगा? 10 लाख कुछ तो कोई तो बोल। 1 बिलियन म्हणजे भीम्या 100 करोड़। हमको लगता है, देखो हमको कितना खाना लगता है? क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन। क्वार्टर समझते हैं? क्वार्टर क्या है? चीनी पीने वाली क्वार्टर नहीं। क्वार्टर मतलब 1/4। फ्रैक्शन पढ़ा है ना बचपन में? ऑफ मतलब क्या? ऑफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। जब भी जिंदगी में ऑफ आ जाए तो उसका एक तो इंग्लिश में मतलब ऑफ मतलब किसका तो, और मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। बिलियन मतलब 100 करोड़। और टन मतलब 1,000 kg। तो इधर देखो, 1,000 into 100 कितना? 1,000 into 100, वो 1 लाख करोड़ kg होता है। और 1 लाख करोड़ kg का 1/4 करना है, इसके चार टुकड़े करने हैं। 1 लाख रुपए थे तुम्हारे पास, 1 लाख रुपए। तुम चार दोस्त थे, चारों ने बांट लिए, तो एक जन के पास कितने आएंगे? 1 लाख रुपए के चार टुकड़े कर दो, पहले आधा करो और फिर आधा करो। आधा करा तो 50,000, 25,000। 50,000 का भी आधा करो, 25,000। तो हमको इंडिया को एनुअली 25,000 करोड़ किलो ग्रेन्स लगते हैं, फूड ग्रेन्स, इतना टन खाना लगता है हर साल। 25,000 करोड़। ये, अभी ये आंकड़ा बदल के समझो हो गया होगा अभी, करीब करीब ये आंकड़ा डबल हो गया होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 45 करोड़ किलो, 45,000 करोड़ किलो हो गया होगा, क्योंकि ये आंकड़ा करीब करीब 2010 वाला, अराउंड 2010 वाला। अभी 15 साल बाद पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ गई है, और भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक। देखो, देखते हैं आगे। लेकिन अब होता क्या है, अब हमको इतना खाना, हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमको और खेती करनी पड़ेगी, और जंगल काट काट के खेत बनाने पड़ेंगे, खेत के ऊपर हमको और खेती करनी पड़ेगी। लेकिन बोला जा रहा है कि इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। इंडिया में जो खेती होती है वो भयानक लेवल पर होती है। म्हणजे एक एकड़ में अगर 5 टन कपासी निकाल सकते थे, तो 10-10 टन निकालते, इतनी हुआ थे। दन 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 दन, इंडिया में खेती भयंकर इस लेवल पे।
ठीक है, तो हमारे पास और कुछ और इतने बड़े जमीन पर होती है कि हमारे पास और जंगल काटने को बचे भी नहीं। एक तो हमारे पास शहर है, नहीं तो हमारे पास खेत है। जंगल तो हमारे पास नाम के लिए थोड़े बहुत है, उसको तो काट भी नहीं सकते, इतने कम जंगल बचा। तो खेत की जमीन और है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। क्रॉप्स की भी, फसल उगाने की भी, और जो भेड़ बकरियां हम पालते हैं, कुमड़ी बिमड़ी पालते हैं, जो भी कुछ करते हैं उस हमको एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा। एफिशिएंसी एफिशिएंसी म्हणजे, अगर हम हमारे खेत में 200 बीज लगाते हैं, 200 बीज मैंगो, और 10 साल बाद हम टारगेट रखते हैं कि 200 झाड़ेंगे, लेकिन अभी नॉर्मली 100 झाड़ी उगते हैं, उसमें से 50% झाड़ बंदर मार डालते हैं, एनिमल्स हमला कर देते हैं। मैंगो बहुत स्वीट फ्रूट होता है, मैंगो के लीव्स भी बहुत स्वीट होते हैं, जो कवड़े कवड़े पान होते हैं, तो उससे कई सारे प्राणी आकर्षित होते हैं, गाय बैल भैंस वगैरह उससे आकर्षित होते हैं, और वो खा लेते, पूरा रोप उखाड़ के मैंगो का खा लेते। तो 200 बीज अगर हमने लगाए थे, और हमने 10 साल बाद का टारगेट रखा था कि हमारे 4 एकड़ खेत में 200 कोए लगाने के बाद में, 200 मैंगो के सीड लगाने के बाद में 200 मैंगो की ट्रीज होंगे, सैपलिंग से ट्रीज होंगे, छोटे छोटे पौधों से बड़े बड़े वृक्ष रहेंगे, लेकिन हो रहे 100 ही। तो हमको एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमको जो 200 में से 100 ही जिंदा बच रहे हैं, उसमें से 200 में से हमको 180 टारगेट लेके चलना पड़ेगा। प्रैक्टिकली जितना नहीं, 180 तो बनाना ही पड़ेगा। हमको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी हमारे काम। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे रहते हैं ना, जो 10 10 घंटा पढ़ाई करते हैं दिन, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं करते। वो आधा टाइम तो प्रिटेंड करते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं, वो आधा टाइम दिखाते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं, जबकि उनके दिमाग में दूसरे ही विचार चल रहे होते हैं, उनके दिमाग में पढ़ाई नहीं चल रही। एफर्ट्स टू मीट इंक्रीजिंग फूड डिमांड हैव लेड टू सम सक्सेस सो फार। हम पूरी तरह तो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन कुछ सक्सेस हमको मिला है। जैसे कि दूध के केस में हमारे पास व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ है। व्हाइट रिवोल्यूशन की वजह से आज हमारे देश में क्या है, प्रचंड मात्रा में अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है। व्हाइट रिवोल्यूशन के कारण। खुशबू किसने करा था व्हाइट रिवोल्यूशन? गांधी जी। गांधी जी ने बोला था सबको 4 भैंस पालो और दूध निकालो। खुशबू तुझे पता है तू मार्क क्यों नहीं ला पाई इधर? क्योंकि तू घर पे जाके पढ़ती नहीं है कभी। तू 17 ट्यूशन लगा और 20 स्कूल बंद। तेरे मार्क उसी दिन आएंगे जब तू खुद पढ़ाई करना शुरू करे। देखो, अब इधर देखो। अब लेकिन ये जो सारे रिवोल्यूशन हुए ना, व्हाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, इन रिवोल्यूशनों के कारण हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। बहुत ही, इतने ज्यादा कि शायद हम नेचर में और हमारे में जो पूरा बैलेंस है, शायद उसको ही डिस्ट्रॉय कर दे, पूरा खत्म कर डाले, जो संतुलन बना हुआ है उस सारे बैलेंस को। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमको फूड प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, ठीक, लेकिन एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना, पर्यावरण को चोट पहुंचाए बिना। नहीं तो पर्यावरण जब पलट के हम पर हमला कर, तो हमारी तो उसके सामने कुछ भी हैसियत नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाने पड़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? सस्टेनेबिलिटी मतलब जो शाश्वत रहे और दूसरों को साथ लेके चले। हम तो आगे बढ़े, हम तो जीवन में आगे बढ़े, लेकिन हम औरों को भी साथ लेके चले। ये होता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू अदर्स, पर्टिकुलरली एनवायरमेंट। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो हमारी बिजली की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है। पहले जितनी बिजली हमको लगती थी, अब ज्यादा लाइट फैन लगते हैं, ज्यादा लोगों को घर लगते हैं, ज्यादा लोगों को स्कूल लगती है। अब हम अगर कोयला खोदते ही चले जाए, तो इससे तो पर्यावरण का नुकसान होगा। तो पहले हम कोयले से बिजली बनाते थे, अब भी हम कोयले से बिजली बनाते हैं, लेकिन कोयले के साथ में ही अब हमने सोलार पैनल और विंड मिल पे भी काम करना शुरू कर दिया है। बात समझ आ रही है ना तुमको? तो हमको ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेगी, हमको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है। हमको सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे पर्यावरण का कोई भी नुकसान ना हो। ओम माड़ोदे, मेरे डर से आप सीधा मत बैठो। अगर तुमको जिंदगी में खर्च कुछ बनने का है, नहीं तो लास्ट में गोने ही उठाओ। ध्यान रखना, आज से 10 साल बाद लासुर के किसी शेठ की दुकान पे अगर गोने उठानी है,
तो पढ़ाई पे ध्यान मत। और सच में अगर कुछ बनना है तो ध्यान, ठीक है, कुछ अच्छा बनना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, घर में स्थिरता लानी है, अच्छा घर बांधने का है, तो इधर ध्यान दो, पढ़ाई करो। नहीं तो भैया शक्य नहीं है, ये मैं बताना किसके जगह पे। ठीक है, बोलो। भैया बोलो जी, बोलो जी। व्हाइट रेवोल्यूशन कौन से साल में हुआ था? व्हाइट रिवॉल्यूशन अभी रिसेंटली 1980s में हुआ था हितांशु बेटा। तो मैं कृष्णा को हर बार थोड़ी देर में रिमूव कर ही देता हूँ, लेकिन तुझे एक बार बोल रहा हूँ, तू कैमरा ऑन करके बैठ जा। ठीक है, अब बंद मत करना, देख मैंने कृष्णा को रिमूव कर दिया है, अब थोड़ी देर से दूसरे डिवाइस से होता है रोज, अलग ही बैठ चलता है कृष्णा का। ऐसी कौन सी शर्म आती है उसको मालूम। देख, अब हमको ये भी देखो, हमने सिर्फ हमारा अनाज बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसको भर भर के स्टोर हाउस में रखना चालू किया। तो क्या इससे जो हमारे देश के कम आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं, जो थोड़े गरीब लोग हैं, क्या उन तक खाना पहुंच पाएगा? नहीं। तो उनमें दो जो बड़ी चीजें रहती, बहुत बड़ी चीज, एक होती है माल न्यूट्रिशन, बीमारी होती है। अगर एक बचपन में, विशेष बचपन में अगर तुमको अच्छा खाना नहीं मिलता है, तुम्हें दाल वगैरह नहीं मिलती, तुमको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, ओरली बोल, तो बचपन में अगर तुमको अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो तुम्हारी शरीर की पूरी ग्रोथ ही कम रहती है। उदाहरण के लिए रैन एक छोटा एग्जांपल है, रैन के केस में जेनेटिक्स भी है, उसके दो चार पीढ़ियां छोटी छोटी है, पर स्टिल वो छोटा है। लेकिन अथर्व के केस में उसकी हाइट क्यों छोटी रह गई? फल भाजा दाल वाल खाने में कम रही, पूरी ओवरऑल ग्रोथ ही कम रही। तुम में से आइडियल ग्रोथ 7th स्टैंडर्ड के हिसाब, 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से ओवी, ईश्वरी, साक्षी, दुर्वा, पार्थ, वीरू, प्राप्ति, बिल्कुल कम बच्चे हैं। निकुंज, निकुंज की बहुत प्रॉपर ग्रोथ है, ठीक है? ऐसे बहुत कम, जिनकी हाइट भी प्रॉपर है। नहीं तो कुपोषित में है, तुम एकदम कम पोषित में आते हैं। अपने सिद्धेश गुजराती, ओम माळुदे, साई, देखो ओम माळुदे कितना ही बारीक है, और उसके ये जेनेटिक्स इसके कारण जो बचपन में नहीं मिले, फर्स्ट 1 साल के बेबी से लेके 8 साल 9 साल के बच्चे तक अगर मिलता है तो इट इज गुड। नहीं मिलता है तो जीवन में हाइट बढ़ानी ही मुश्किल हो जाती है। अगर प्रॉपर दाल नहीं मिलती, फ्रूट्स नहीं मिलते खाने को, तो मम्मी अगर खिलाती नहीं है पीछे पड़ पड़ के, बहुत कठिन हो जाता है। पूड़े पाड़े खाने वाले लोग रहे, मम्मी पापा ध्यान देते नहीं, पैसे देते थे, बच्चे पूड़े पाड़े खाते रहते, उसमें पिक्रिक एसिड रहता है, कार्बोनेटेड सोडा रहता है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह, जो सारे प्रिजर्वेटिव केमिकल भरे वाले रहते हैं, जो ये एक आप पैकेट क्या की तो बता रहे रहती, थे? लेकिन उन केमिकल्स की एक्सपायरी कब की हो चुकी रहती है। ठीक है, तो वो उसके वजह से तो तुम्हारी स्टंटेड ग्रोथ रहती है। माल न्यूट्रिशन के कारण क्या होती है तुम्हारी? स्टंटेड ग्रोथ, हाइट छोटी रह जाती है। आज आज बहुत फर्क नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम बच्चे जस्ट अपने टीनेज में आ रहे हो, जस्ट 8वीं में आए। अब 8वीं 9वीं ये प्यूबर्टी वाला एज रहता है। तुम में से कुछ बच्चों की हाइट अगले 2 3 साल में रपारप बदल जाएगी। तुम हैरान परेशान हो जाओ, अरे भाई इतनी कैसे बढ़। और तुम में से अधिकांश बच्चे जो अभी मोर और लेस तुम एक ही हाइट पे हो, टिंगू की टिंगू ही रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें पहले नहीं मिला। बाम्बू का झाड़ पता है ना, भैया पानी आपकी आवाज डालते कम रहो, आ रही पानी है। डालते रहो। बाकी बच्चों को भी यही दिक्कत हो रही है, अदर चिल्ड्रन नहीं ऑल्सो भैया, फेसिंग सेम। नहीं भैया। नहीं भैया। कुछ जनों के इस पे घर पे नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा, इट विल गेट सॉर्ट, वेट सम। तो बाम्बू का झाड़ का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बाम्बू का अगर तुम इतना सा लाके एक शूट लगा दो ना, तो उसको 4 साल तक पानी डालते रहो, अपने रूट्स ग्रो करते रहते हैं। वो उगता ही नहीं है, वो ग्रो ही नहीं होता 4 साल, तो सिर्फ अपने रूट्स फैलाते रहता है। तो कोई कोई फार्मर तो कंटाल के 2 साल बाद 3 साल बाद उग रहा ही नहीं है, कुंडे में लगा के रखा है तो छोड़ देते, उसको पानी डालना ही बंद कर देते, छोड़ देते, मर जाता है। लेकिन जो 4 साल तक पानी डालते रहते हैं, जो बचपन में खाना खिलाते रहते हैं, क्योंकि अभी तो तुम्हारी बेबी से लेके अभी 8th स्टैंडर्ड की उम्र तक तुम्हारी हाइट कम ज्यादा एक जैसे बढ़ती ही रहती है, जब खिलाया गया है तुमको बचपन में, अब इसके बाद तुम्हारी हाइट उसके कारण बढ़ेगी एकदम से। तो बैम्बू का झाड़ जब 4 साल पूरे हो जाते हैं, तो अगले 1 महीने के अंदर ही अपने हाइट पर, पीपल के झाड़ के हाइट पर चले जाता है। घुटने से कम हाइट थी उसकी और डायरेक्ट पीपल के हाइट तक चले गया, इतना होता है। खाली 1 महीने के अंदर 4 साल तक ग्रो नहीं होता, 4 साल तक जमीन से लेके गुड़के तक आता है इसका। ठीक, 1 महीने के अंदर, 1 2 महीने में डायरेक्ट पीपल के झाड़। लेकिन 4 साल तक कोई ग्रोथ ही नहीं थी, बस पड़ा हुआ था, क्योंकि अपने रूट्स एनहेंस कर रखा था। बैम्बू बहुत जगह काम आता है, जैसे तुम इधर ध्यान तो दो, ठीक, बहुत जगह काम। अ, उदाहरण के लिए
वो तो कुछ लोग बनाते यूट्यूब पे वीडियो में, ये झंडे वेंडे लगाते वो काम आता, पोल वगैरह के काम में, फिटिंग में काम आता। और उसके बाद में उसके बाद में छिलके कट करते हैं, फिर खेत वगैरह में शेड वगैरह बनाने को काम आता, गौशाला बनाने को काम आता बाम्बू। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे एन नंबर ऑफ चीजें हैं, एप्लीकेशन है उसके। ठीक है, बता दी। तो हम लोग माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही तो सॉल्व कर नहीं सकते कि बस खरीद खरीद के, जिनके पास पैसा है उन्होंने खरीद खरीद के स्टोर हाउस में गोनी भर के रख दिया। ठीक है, तो हमारी, और एक तो हमारी देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है अपना जीवन चलाने के लिए? खेती पे। हमारे देश में आज भी 100 में से 60 लोग खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, अनाज बेचते हैं। जो उससे पैसा आता है उनसे उनका घर चलता है, खेती और एनिमल हस्बेंड, इससे उनका घर चलता है। ठीक है, तो हमारे पास में और सब देखो, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही, खेती में उतनी जमीन है, जमीन और ज्यादा हमारी खेती की बढ़ नहीं रही। कभी सुना तुमने कृष्णा कॉलोनी मिटा के उधर खेत बना दिया? एक आधी सोसाइटी बॉम्ब से उड़ा दी, उधर खेत बना दिया, डिमोलिश कर दिया पुराना प्रोजेक्ट। खेत की जमीन, खेत जमीन हमारे पास जितनी है उतनी ही है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर हमको ज्यादा फसल चाहिए, हाई यील्ड चाहिए, हायर यील्ड, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, हमको मिक्स्ड फार्मिंग करनी पड़ेगी। एक ही खेत में दो दो प्रकार की फसल लगानी पड़ेगी। खेती और एनिमल हस्बेंड्री इंटीग्रेट करके काम करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर के साथ में ही हमको लाइव स्टॉक, कोमड़ी बिमड़ी, मछली विछली, मधुमक्खी रखना, ये सब कुछ एक साथ में करना पड़ेगा। तो हमको और इन्वेंटरी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे इरिगेशन तुमको पता है ना, सबसे पुराने जमाने में बेसिन इरिगेशन था, डायरेक्ट नल छोड़ दिया, खेत भर में पानी, स्विमिंग। फिर फरो इरिगेशन है, फरो के बाद में थोड़ा और आगे गए तो राहत, ढिकली, मोट, ये सारी चीजें आई। चेन पंप, चेन पंप आके रखे। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे गए तो फिर स्प्रिंकलर, फिर ड्रिप, फिर एक्वापोनिक। तो ये सिर्फ पानी में, इरिगेशन में सुधार। अब हम खेती कैसे करते हैं, हम खेत में क्या उगाते हैं, इस पे भी हमको काम करना पड़ेगा। एक फसल गेहूं की हुई, फिर दाल लगानी, फिर कपासी की हुई, फिर दाल लगानी, फिर मक्के का हुआ, फिर दाल लगानी, कोई भी क्रॉप हुआ अल्टरनेट ईयर पे, लेज्यूमिनस क्रॉप, पल्सेस, दाल लगानी, जिससे मिट्टी में राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन कर रहा है बाबू? मुझे लग भैया, रही है क्या वो? निकाल भाई जल्दी निकाल। बोलो जी, बोलो। इंटीग्रेटेड है ना क्या? इंटीग्रेटेड मतलब मिक्स करके करना, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब दो चीजें एक साथ में करना। खेती भी करना और खेत में एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस बकरी भी पालना। खेती भी करना और खेत में ही एक जगह पे पोल्ट्री फार्मिंग करना। खेती भी करना, खेत में शेत तड़ा रखना, उसमें मछलियां बिछलियां बना, और वो भी खेती भी करना, क्रैब्स भी करना, खेती भी करना, प्रॉन भी करना, खेती भी करना, लॉबस्टर वगैरह श्रिम्प की फार्मिंग करना, खेती भी करना। और कई जन और कौन से एनिमल खाते हैं भाई, लोग कुछ भी खाते हैं, जो भी कुछ रहता है। छिपकली कौन बोला भाई? मोक्ष, अच्छा है ना। उधर जैसे इधर होने लगे क्या हो जाएगा? खेत कम जानवर ज्यादा पालेंगे सब। देखो, तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब ये है कि पोल्ट्री के साथ में, मतलब कोमड़ी के साथ में, पोल्ट्री मतलब कोमड़ी, लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस बकरी। ठीक है, कैटल फिशरी मतलब फिश, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी, हाँ मधुमक्खी। मधुमक्खियों को कम से कम, मधुमक्खी और गाय भैंस, है ना, बकरी, ये कम से कम ऐसे एनिमल होते हैं जिनको मारते नहीं। शीप, गाय भैंस बकरी और बी कीपिंग। बोवाइन एनिमल्स को इंडिया में मारने पे मनाही है, बोवाइन एनिमल्स। बोवाइन एनिमल्स में भी विशेष, सिर्फ काऊ और बफेलो को मारना इंडिया में बंद है। कई राज्यों में ऑक्स को, बैल को वगैरह मार देते हैं, दूसरे वाइल्ड बफेलो वगैरह को मार देते हैं। भैया लिखना है क्या? रिवर के फॉर्म में नहीं, लेकिन बर्फ के फॉर्म में रशिया के पास में बहुत पानी उनके पास, पानी पानी। चलो अगला देखो। अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, मैं तुमको लिखा के दूंगा, तुम सुनो अभी ध्यान से। अब देखो, हम अलग अलग सीरियल्स क्या उगाते हैं। व्हीट मतलब क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? गेहूं। राइस मतलब, गेहूं। मेज मतलब, चावल। अब मिलेट मतलब, तो मिलेट में जनरली बाजरी बोलो। मिलेट में क्या बोलना? हाँ दोनों, लेकिन मिलेट में जनरली क्या बोलना? बाजरी। हुरडा किससे बनता है? हुरडा ज्वार बाजरी से ही बनता है ना, ज्वारी का बनता है जनरली। अरे भैया, बोलो भाई बोलो, क्या हुआ? अर्नव भाई जवारी से बोलो। बनते
ज्वारी से बनता है ना, तो जो सोरगम है ना नीचे, सोरगम ज्वार होता है, ज्वार। सोरगम मतलब ज्वार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलेट उगता है पूरी दुनिया का। और मिलेट जब बोलते हैं, तो बाजरी बोलते हैं, ठीक है। ये दो ध्यान रखोगे क्या? इतना दो नोटबुक में लिख लो, तो तुमने हेडिंग लगाना मिलेट, लिखो मिलेट इज इक्वल टू, ये एम आई स्पेलिंग दिख रही है ना सब बच्चों को? एकदम डार्क रेड कलर की हो गई अभी, दिख रही है ना मिलेट? MILLE। मिलेट इज इक्वल टू बाजरा, लिहून घ्या पटकन सगळेजण। मिलेट इज इक्वल टू बाजरा, BAJRA। महाराष्ट्र में रहते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में तो इतना फेमस ही है ना, बाजऱ्याची भाकर, ज्वारीची भाकर, पिठलं, ठेचा, कांदा, बस इतने पे चलता है महाराष्ट्र। मिलेट हो गया। और सोरगम लिख लो नीचे के लाइन में, सोरगम इज इक्वल टू ज्वारी, JOWAR। कृष्णा, वापस रिमूव करना है क्या बेटा? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे दिमाग पे, कुछ परिणाम हो गया क्या बेटा? भैया तो बाजरा के आगे लिखना है क्या सोरगम? कृष्णा, आपके घर पे पता है क्या, मैं बार बार रिमूव कर देता हूँ, आपका कैमरा बंद रहता है इसके कारण। मैं एक बार बात करता हूँ मम्मी पापा से, अपन बात करते हैं, देखते हैं कि अपन कैसे ट्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं वगैरह, उस पर थोड़ी बात करनी पड़ेगी। राघव कृष्णा, आप दोनों अलग अलग बैठते हो? हाँ भैया। हाँ भैया। एक ही रूम में बैठते हो कि रूम भी अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है। राघव कितना सिंसियरली कर रहा है इस साल, सच में कितना सिंसियरली कर रहा है, पहले दिन से दिख रहा हूँ मैं, एक बार गलती से कैमरा बंद नहीं किया है उसने, और हर बार लिखते हुए दिखता है। कृष्णा कुछ तो अलग गेम के ही चक्कर में लगा रहा है मेरे को लगता है। देखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। लिखे शोरगम लिखा सबने जो। ओके। फिर उसके बाद में ये सीरियल खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ये तो बात हुई सीरियल की, सीरियल खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कुछ और भी बात करते हैं पल्सेस की, जो तुम्हारी मम्मी ने बहुत खिलाना चाहिए। और दाल जो है ना, एक बात ध्यान रख, सब बच्चे जिनके भी घर पे दाल चावल होता है ना, आमटी चावल होता है ना, आमटी भात, आमटी वरण दाल, मारवाड़ी घरों की दाल, मराठी घरों की आमटी वरण, इससे प्रोटीन नहीं मिलता, ध्यान रखना। तो दाल कैसी खानी चाहिए? दाल, प्रोटीन मिलना है अगर दाल से, तो कैसी खानी चाहिए? तो तुम्हारी मम्मी कुकर में पहले दाल सिजाती है, और वो फिर जाड़ी जाड़ी होती है ना, वो काठी काठी, तो कटोरी में भर के नमक मिर्ची डाल के उसको ही खा ले, उसमें रहता है प्रोटीन। पनीर आता है तुम्हारे घर पे, पनीर, और कई बच्चे पनीर के टुकड़े फ्राई वाई करके थोड़ा नमक मिर्ची डाल के खाते हैं, उससे प्रोटीन नहीं मिलता, कच्चा पनीर खाना पड़ता है। पनीर अगर पसंद नहीं है, पनीर मीठा रहता है ना खाने में, तुम बाहर से लाते हो क्या? अच्छा सॉरी, हाँ पनीर नहीं, वो गाय के कच्चे दूध की बढ़िया रहती है ना, अ, तो उससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, बहुत जास्त प्रोटीन। देखो, तो ग्राम ग्राम म्हणजे चना, ग्राम म्हणजे चना, ठीक आहे। पी म्हणजे मटर, पीग नहीं, पी। ब्लॅक ग्राम म्हणजे उड़द की दाल, ग्रीन ग्राम म्हणजे मूंग की दाल, पिजन पी म्हणजे अरहर। अरहर की दाल हमारे इधर कमी व्हाइट वाली होती, खिचड़ी में डालते हैं अरहर, है ना, खिचड़ी मसाला भात बनाते टाइम अरहर डालते, पर मम्मी बनाती तो देखा, मैंने परसों बेसन बनाना सीखा। लेंटिल म्हणजे मसूर, ये सारा सारा से हमको प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये पानी में भिगो कर रखने से, थोड़ा नरम नरम होने से, कच्चा फिर खाने से, या फिर जस्ट हल्का सा बॉईल करके खाने लायक, चबाने लायक हो जाए, गाढ़ा गाढ़ा खाने से मिलता है। हाँ खा सकते हैं ना, चना फूटा, फूटाने खाते हो? वो क्या रहता है? चना ही तो रहता है। ताहड़ खाते हो ना, ताहड़? ताहड़ में बहुत प्रोटीन रहता है, फूटाने में भयंकर प्रोटीन रहता है खाने का, ठीक। मटर तो कड़ा कच्चा खाते नहीं। मूंग खाते हो? मूंग भी खा सकते हैं, ग्रीन ग्रीन मूंग भी खाते हैं ना, और ग्रीन ग्रीन मूंग भी आते हैं थोड़े कड़, भिगो के खा सकते हैं उसको, वो सोयाबीन नहीं, ठीक। देखो सोयाबीन से, कलर चेंज करता हूँ मैं, सोयाबीन से, शेंगदाने से, ग्राउंडनट मतलब शेंगदाना, सीसम मतलब तिल्ली, तिल्ली 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 की चटनी खाते होगे तुम्हारे घर पे असेल ना, तिळाची चटनी? नहीं, ठीक है। फिर कैस्टर म्हणजे, कैस्टर अलग, कैस्टर जो है उसको बोलते हैं कारंडा, सुना है क्या तुम में से किसने सुना है? तेल बनता है ना, कारंडे का तेल, ठीक है, कैस्टर। फिर उसके बाद मस्टर्ड म्हणजे,
मोहरी, मम्मी फोड़ नहीं बनाती, कढ़ाई में डालती मोहरी, है ना, बारीक बारीक काला काला मोहरी। मसाले का गोल गोल डब्बा रहता है ना सबके घर पे, कटोरी भर के मसाले रखे रहते हैं। लिनसीड मतलब क्या? लिनसीड मतलब जवस, सुना है क्या? है ना, हाँ, जवस, जवसाची चटनी बनती है, बरोबर। और सनफ्लावर मतलब सूर्यफूल। इन सब से क्या मिलता है हमको? फैट्स। ध्यान रहेगा कि हमको ये कार्बोहाइड्रेट ये सब सब ध्यान होते जा रहा है, भला अभी और देखते हैं भाई। इसके बाद भैया वेजिटेबल खाने सोयाबीन से, में तो प्रोटीन भी होता ना? वो मिसकंसेप्शन है, नहीं होता है, फैट्स होते हैं। वो जिन लोगों को सोयाबीन पसंद था, पनीर पसंद था, उन्होंने बोला मसाला पनीर और सोयाबीन खाओ, सब्जी। नहीं मिलता है, कम ही प्रोटीन रहता है। ठीक है, उससे ज्यादा तो फूटा नहीं। तुम्हारे उधर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हमारे इधर ग्राम रहते हैं ना, ग्रीन ग्राम, तो उसको सेकते हैं, पूरा सुखाते हैं, सेकते हैं, उसके बाद में तो ब्लैक ब्लैक कवरिंग और अंदर से चना रहता है, तो खा लेते हैं बस, नमकीन। हमारे इधर महाराष्ट्र में फुटाने बोलते हैं, उधर पता नहीं क्या बोलते हैं, पर वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत अच्छा। वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट, इनके कारण हमको क्या मिलता है बच्चों? विटामिन एंड मिनरल, और थोड़ा थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट भी मिलता है, ध्यान रखोगे क्या? अब इसके अलावा हमारी गाय बैल भैंस भैंस बकरी भी है, तो बर्स है, ओट्स, सुदान ग्रास। सुदान ग्रास वो है जो तुम अपने घास की पेंडिया खरीदते होंगे अगर गाय जी को, गौ माता को डालने के लिए। वो एक काका, मस्के काका इधर उधर जाते रहते हैं, ठीक है, गाड़ी पे मस्त आते रहते, 10-10 रुपए की पेंडे देते रहते हैं। धनश्री के ही गाँव के है वो, सोनवाड़ी। काका उधर से आते रहते हैं, इस टेंशन मतलब, उनके बच्चे 2-2 लाख रुपए की स्कूल में पढ़ते, मस्त हॉस्टल में, कोपर गाँव, संगमनेर में पढ़ते हैं उनके दोनों बच्चे। प्रतीक और छोटे का नाम नहीं पता मेरे को, एक का नाम प्रतीक, यश, प्रतीक मस्के और यश मस्के, दोनों। और तो काका बस ये गाय गाय का चारा उगा के बेचते, सेल करते। ठीक है, तो सूडान ग्रास वगैरह, तो ये लाइफ स्टॉक के लिए फूड होते हैं, बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है वो भी। तुम अगर तुम्हारे घर के गच्ची पे लगाओ और कंटिन्यूएशन में अगर फसल उगा सको, एक्वापोनिक्स के थर बिछा के अगर कंटिन्यूएशन में, तो तुम एक दिन के मिनिमम 1,000 रुपए कमा सकते हो, इतना डिमांड है उस चीज का। तो महीने के तुम 30,000 कमा सकते हो। ध्यान दे खुशबू, टेंशन मत ले बेटा, 10वीं पास करनी पड़ेंगी फिर तू गौ माता से होगा। ठीक है, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इधर। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट कंडीशन, टेम्परेचर, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब अलग अलग प्रकार की, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे जगह पे उगते हैं जिधर बहुत धूप चाहिए हो, तो ही वो उगते हैं, जैसे क्रॉप्स या कैक्टस वैक्टस, या और भी अरिड क्रॉप, है ना, या जीरो फाइट। जीरो फाइट ऐसे क्रॉप रहते हैं ऊपर, वो रेगिस्तान में उगते हैं, रेगिस्तान के पास में, एकदम इक्वेटर के पास में। अगर वहां से उठा के तुम उनको लेके आए अपने नॉर्मल जगह पे, तुम मर जाए। शिवना नदी की मछली तुम लेके, तुमको लगा कि ये बहुत गंदे गंदे नदी के पानी में रहती थी, धूल मिट्टी में। हमारे घर पे मस्त अलंकार जार का पानी आता है, इसको जार के पानी में रखूंगा, एक टोपले में तुमने जार का पानी निकाला, मस्त ठंडा ठंडा चिल चिल, या नॉर्मल पानी, उसमें मछली को डाला, मैं इसलिए 5 मिनट में मर जाए। क्योंकि जो हम जार का पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिलाए हुए रहते हैं, केमिकल मिलाए हुए रहते हैं, वो टेस्ट आने के लिए, वो मीठा मीठा वैसा टेस्ट आने के लिए बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है। बोरिंग का पानी और ये सब पानी मछली को नहीं चलता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के, हार्ड वाटर रहता है ना बोरिंग का, हार्ड लगता है ना, हार्ड, है ना। जैसे वो एक साबुन है, डव, डव साबुन है, डव साबुन, वो घसने के बाद निकल, यानी हार्ड वाटर हाथ पे जब ले तो बहुत हार्ड लगता है, घिस घिस लगता है, देखा है ना, फील किया है ना ये चीजें। तो फोटो भैया पीरियड मतलब प्लांट्स को अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कुछ प्लांट्स को ज्यादा चाहिए, कुछ प्लांट्स को कम चाहिए, तो उस हिसाब से वो उगते हैं, और उनके ग्रोथ के लिए, और फिर वो अपना, फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ग्रोथ ऑफ प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, एज वी नो प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो प्लांट रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। अभी इस महीने से, जो अभी ये महीना चल रहा है, जून महीने से लेके तो अक्टूबर महीने तक उगाए जाते हैं खरीफ वाले क्रॉप, सब बच्चों को ध्यान रहेगा ना। वैसे विंटर सीजन में, मतलब नवंबर से लेके तो करीब करीब मार्च एंड तक जो उगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? रबी रबी क्रॉप। वाले। अभी हमको खरीफ और रबी के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि हमको चावल, बारिश लगती है चावल को, बहुत पानी लगता है। सोयाबीन अभी से लगाते हैं, कितने जनों के खेत में सोयाबीन लगाया है? हंड्रेड, एक तो होगा ना। पता है पक्का तेरे को, सोयाबीन ही पक्का। पिजन पी म्हणजे क्या?
मक्का, मक्का कितने जनों के खेत में लगा है मक्का? कपाशी, कपाशी कितने जनों के इसमें लगा है हेनरी? कॉटन, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, कॉटन। हाँ, जीनी, देखो मेरे को तो लगता है जीनल टोले का नाम भी जीनी क्यों जो जीनल रखा। ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, खरीफ क्रॉप, ये सारे के सारे क्या है, ये खरीफ क्रॉप है, ये अभी बारिश के मौसम में लगा है। और सर्दियों में व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारे के सारे रबी क्रॉप्स, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का है। रट्टा मारे वाला है। अच्छा, हमने जब हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर शुरू करा था बच्चों, तो फर्स्ट या सेकंड पेज में ही हमने लिस्ट लिख ली थी रबी खरीफ की। एक बार प्लीज वो लिस्ट खोलो, जगह छोड़ी थी ना हमने थोड़ी थोड़ी वापस। और नहीं, मैं हर बार बोल, तुम्हारी कॉमन सेंस से जगह छोड़ना, आगे मिलते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें से कोई भी एग्जाम्पल अगर न्यू है तो प्लीज लिख, सारे बच्चे। हमने आज से 15 दिन पहले, न्यू बच्चे जो रिसेंटली ट्यूशन में आए वो चिंता ना करो, वो टेंशन ना लो। वो लास्ट में मैंने ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, हाईलाइट करने के बाद ये पीडीएफ तुमको घर पे डालना लगा, म्हणजे तुम इसमें जो हाईलाइटेड है उसमें जो तुमको काम का लगे वो लिख लेना नोट्स। बस अभी अभी फिलहाल क्या करो, रबी खरीफ वाली लिस्ट खोली। रबी वाला ग्रीन है, ग्रीन वाला व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड लिखा है। एक हाथ तो बाकी होगा, व्हीट लिखा होगा, लिनसीड लिखा होगा, मस्टर्ड लिखा होगा, ग्राम, पीज लिखा। सब लिखे हुए हैं। ओके, अगर अभी पहले क्यों से है सब भाई? लिखा हुआ है। और फिर इसका देख लो, खरीफ येलो वाला पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, पिजन पी बाकी होगा, ग्रीन भैया ग्राम बाकी किधर होगा, लिखना है? बाकी होगा। लिख लो, यस यस। भैया किधर लिखना है? चलते चलते मैंने वो रफ एक डेट होता है, चलते हैं। भैया बोलो बोलो। किधर लिखना है? अर्नव जी आप रुक जाओ, दोनों अर्नव, परचूर वाले भी और वैजापुर वाले भी, आप अभी रिसेंटली आए हो ना, और अथर्व बाबा भी। ठीक है, अपन कुछ टाइम से। भैया दोनों में फ्री है क्या? हाँ भाई, वो जो हितांशु खरीफ वाला है ना, बारिश के दिनों वाला, उसमें पिजन पी है। पिजन पी, ध्यान से देखिए, येलो वाले में पिजन पी है, और ग्रीन वाले में सिर्फ पी है। ये एक चैप्टर पढ़ने को मुझे आराम से हर साल 20 दिन लगते हैं, क्योंकि इतना ही लंबा खींचता हूँ मैं हर बैच में एक चैप्टर। और ये इससे एनएसओ आईएमओ में, इसमें एनएसओ में इसमें 3 क्वेश्चन, 3 मार्क आते हैं। एक तो अचीवर में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता, नहीं तो ऐसे 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इधर आते हैं, 2 से 3। इसके लिए बहुत जरूरी। भैया पिजन पी मतलब? पिजन पी मतलब, 1 मिनट, नहीं ऊपर दिया था ना, भूल गया ना। पिजन पी म्हणजे पिजन नहीं रे बाबा, पिजन पी म्हणजे अरहर बेटा, अरहर। और सिर्फ पी मतलब मटर। मटर मीठा मीठा रहता है खाने में, हल्का सा मीठा मीठा, ग्रीन ग्रीन। पी पॉड फोड़ते हो तो, हाँ, कच्चा भैया कच्चा भी खाते हैं बहुत सारे। थोड़ा घसे में अटक जाता है थोड़ा। भैया आप ये ग्रुप पे भेजने वाले हो क्या लिखने के लिए? अभी अभी जितना ये येलो और ग्रीन वाला है ना, इतना बस अपडेट करो बुक में, फिर आगे चलो। और भेजूंगा मैं, ग्रुप पे भेजूंगा। बच्चों इधर देखो, एक लाइन लिखी है भारी, एकदम क्रेजी क्रेजी लाइन लिखी है, देखो इधर। भारत में 4 गुना हमारा फूड ग्रेन्स का उत्पादन बढ़ गया। जब हम आजाद हुए थे, 5 साल हुए थे आजाद होके, 47 के बाद +5, 1950, तब से लेके 2010, करीब करीब 50 साल में, 60 साल में, हमारा जो खेती का जमीन है, पहले अगर हमारे देश में 100 एकड़ जमीन था, तो वो उसमें सिर्फ 25% इंक्रीज हुआ है, वो 125 एकड़ हो। लेकिन हम 100 एकड़ में अगर 100 टन खाना उगाते, तो अब 100 एकड़ में, अब 125 एकड़ में हम 125 टन खाना नहीं उगाते, अब 125 एकड़ में हम 400 टन खाना उगाते। ओमकार बिरुटे, आपल्याला, हाँ, आपल्याला काय म्हटलं जात है कि 1952 में अगर हमारे देश में खेती के लिए जमीन मान लो बेटा सिर्फ 100 एकड़ थी, और 2010 तक हमारे देश में खेती के लिए जमीन बेटा मान लो सिर्फ 125 एकड़, 25% ही एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ा। लेकिन 1952 में अगर हम 10 किलो खाना उगाते थे, तो अब हम 40 किलो उगा रहे हैं। या फीलिंग नहीं आई तो हम 100 एकड़ में 100 किलो, तो 125 एकड़ में 125 किलो आना चाहिए।
लेकिन 125 एकड़ में 400 किलो। तो खेती की जमीन ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है कि खेत के अंदर उगाया जाने वाला अनाज। अनाज बहुत ज्यादा रफ्तार से, फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा रफ्तार से, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा रफ्तार से ग्रो कर रहा है। सब बच्चों को ध्यान रहेगा ना? ठीक है। यस। बोलो बोलो बेटा बोलो। ये इंग्लिश वाला पॉइंट एक बार रीड करो, एक बार रीड करो सब जगह। भैया लिखना ही है। अभी समझ आया? भैया बोलो बोलो। इनसीड माने? क्या बेटा? इनसीड्स माने? मुझे वर्ड सुनाई नहीं दी। इंक्रीज। लिनसीड लिनसीड। लिंसीड, लिंसीड म्हणजे जवस। जवस की चटनी है घर पे? यस। देखो अभी खेती में ना बेटा 3 चीजें करनी पड़ती। फर्स्ट क्या है, कुछ जो बीज हमको लगाने हैं ना वो चॉइस। तो कपड़े की दुकान पे जाती टाइम लेती ना कपड़े चॉइस कर। तो फार्मर अंकल भी जब उस बीज के दुकान पे जाते तो टाइम लेते बीज चॉइस कर। ये देऊन टाका ऐसे पैक कर दो, इस पे मिकी माउस का फोटो भी करा नहीं ऐसे नहीं। ठीक है देखो। सेकंड क्या करना पड़ता है, बहुत बच्चे के जैसे ध्यान रखना पड़ता है खुद की फसल का। और थर्ड क्या करना पड़ता है खुशबू, थर्ड क्या करना पड़ता है, वो जो उग रहा है और जो फसल काट के स्टोर करी जा रही है उसका कीड़े मकोड़ों से ध्यान रखना पड़ता है। पंछियों से, कीड़े मकोड़ों से, सांप से, डंगू से, चूहे से ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हमको अच्छे बीज चाहिए। पिंक कलर में देख खुशबू क्या लिखा है, हमको अच्छे बीज चाहिए। अच्छे बीज चाहिए और तू कपड़े देने जाती है तो उस दुकान में जाएगी जिधर ज्यादा वैरायटी है, कि उस दुकान में जाएगी जिधर दो ही वैरायटी है। ज्यादा वैरायटी वाले में जाएगी ना, देखेगी ना 10-12 चीज, फिर अच्छी वाली लेगी। तो हमको क्रॉप में भी क्या चाहिए, अच्छी वैरायटी चाहिए। गेहूं के बीज सिर्फ गेहूं के लेने जाते हैं ना, तो गेहूं के 10 अलग अलग टाइप के बीज आते हैं अलग। तो फार्मर अंकल सोचते हैं कि हमारा खेत कितना बड़ा है, हमारे पास कितना पानी है, हमारे पास फर्टिलाइजर का कितना खर्चा हम कर सकते हैं, उस हिसाब से वो बीज ले। तो दुकान पे गई, ठीक है। अगले दिन तुम्हारे घर में शादी, ठीक है। तो तू दुकान से जाके चूड़ीदार वगैरह खरीदेगी कि वेस्टर्न खरीद? तेरे स्कूल में फंक्शन एमपीएस, एमपीएस वेस्टर्न हो गई है पूरी। लोगों वो सब बदल गया, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बना नहीं सर को। तो स्कूल में फंक्शन है, तो तू साड़ी पहन के जाएंगी कि वेस्टर्न पहन के जाएंगी? थोड़ा समझ रहे हैं तुझे? तो फार्मर अंकल के पास गेहूं के 10 वैरायटी, उसमें से कुछ 5 वैरायटी को बहुत फर्टिलाइजर बहुत पानी लगता है, 3 वैरायटी को बहुत फर्टिलाइजर लगता है लेकिन कम पानी लगता है, 2 वैरायटी को पानी बहुत लगता है फर्टिलाइजर कम लगता है। ऐसे तो फार्मर अंकल उनके हिसाब से चॉइस करेंगे। समझ रहा है क्या? तो क्रॉप में वैरायटी, बीज में वैरायटी होनी चाहिए। वो उनमें वो उस फील्ड के हैं बेटा, उनको नॉलेज रहता है। अब तुम्हारे मम्मी पापा को कैसे समझे तुमको ये ट्यूशन ना करनी, उन्होंने 4 जगह चौकसी करी होगी ना, 4 जगह देखा होगा ना, फिर ये डिसाइड करा होगा कभी ना कभी। बरोबर? नहीं, नहीं करा होगा, करा होगा। तो आंटी के पास लगाते टाइम चौकसी करी होगी ना, इधर उधर 2 जन थे ना, शकू जी के पास लगाना, इधर लगाना, टंडलवाल मैम के पास लगाना, तू हम घर भी रुके सौंगी चौक में कासलीवाल मैम है उनके पास लगाना, बहुत सारे अलग अलग जगह पे किधर लगाना, इसमें से चॉइस करो। फिर देखो अब ये हुई बात अथर्व चौहान बीज की। बीज अच्छे खरीदे म्हणजे हमारे पास क्रॉप की वैरायटी। अब फसल उग रही है, फसल जब उग रही है तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर, अच्छी से अच्छी और ज्यादा संख्या की फसल उगे, हमारा लॉस ना हो। और जब फसल उग जाए, जब आखिर में इतनी मेहनत के बाद भाई फसल जब उग जाए भाई, तो हमारे पास में उसका मैनेजमेंट रहना चाहिए तक। बस फसल उगा दी, मार्केट में चले, फसल उगाने के लिए 2 लाख रुपए लगे, मार्केट में तुमने बोला 5 लाख रुपए में ले लो शेड, शेड बोला 1 लाख रुपए में लो, ओके शेड ले लो, नुकसान होकर के आ गए तुम।
मैनेज करते आना चाहिए तुमको तुम्हारा फसल। राइट टाइम है तो तुमको स्टोर करके रख देना चाहिए। अगर भाव नहीं मिल रहा है तो गोडाउन में पड़न दो गोडाउन। जब भाव बरोबर आएगा तब मोकड़ा करो, गोडाउन में से निकालो। बात समझ आई क्या? भाव बढ़ाने के लिए तो लोग साठा करके रख लेते ना, छोड़ते नहीं है। कांदे का भाव बढ़ाना रहता है ना, तो सारे कांदे का एक यूनियन रहता है सब लोगों। वो सब तय करते हैं कि सब लोग कांदा स्टोर करके रखो, देने का नहीं मार्केट में। फिर जब लोग बोलेंगे त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भगवान विष्णु हमको कांदा दीजिए, ठीक है, लोग चिल्लाएंगे दुकान वालों के पास, तो फिर वो दुकान वाले, फिर वो रिटेलर होलसेलर फिर कांदा मोकड़ा करेंगे, ज्यादा दाम पे बेचेंगे क्योंकि लोगों को चाहिए ना। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ये तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चों में से मुझे कौन समझा के बताएगा? मैंने जस्ट अभी 5 मिनट पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, पिंक कलर वाली चीज है, मैं क्या समझा, क्या है, मुझे हिंदी में बताओ। तो मैं समझता हूँ कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो, नहीं तो तुमको इतना एक्स्ट्रा पढ़ाना बंद कर देता हूँ फिर। बैठ के तो क्रॉप की चॉइस मतलब किसकी चॉइस? सीड्स की वैरायटी होनी चाहिए, वेरी गुड। तो एक बच्चा पता पाया, इसकी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हारी ऐसी बैच बोंगी बन गई ना, कि जिस मैं तुमको 5 मिनट पहले जो सिखा रहा हूँ वो तुमको ध्यान में नहीं रहा। ऑनलाइन तो बच्चों के ध्यान मन में बस लगा के बैठे, लेकिन मन ही मन डोरेमोन चल रहा है ना। शिजुका ने क्यों दिया नोबिता को धोखा? ठीक, नोबिता क्यों नहीं ला पा रहा आउट ऑफ मार्क्स? अगर डोरेमोन नोबिता को छोड़ के जियान के साथ रहने चले जाए तो क्या होगा? जियान और डोरेमोन में अगर खाने की कंपटीशन लग गई तो कौन ज्यादा खाएगा? तो ये तुम में से जिनके मन में जो भी ख्याल चलते रहते हैं, उन ख्यालों से बाहर निकलो। इतना बेसिक सा ध्यान नहीं मोक्षा का, बस गाड़े में देखते रहता है 10-10 मिनट में। संत गाड़गे बाबा की पोज मार के बैठ रहता है, मुंडी घुमा घुमा के गाड़े देखते रहता है। जबकि गाड़े का टाइम उधर दिख रहा है सामने, ध्यान से देखा तो। अब ओमकार भी रुटे उधर ही देखेगा। कठिन है भाई, कठिन। ध्यान दो भैया, बताओ। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट म्हणजे बीज। अब देखो, हमको ऐसे बीज बनाने हैं कि पेड़ पे लगने वाली बीमारी उस बीज में लगे ही ना। उस बीज में ऐसे गुण होने चाहिए, दैट सीड शुड हैव सच क्वालिटी कि उसमें बीमारी लगनी ही नहीं चाहिए। सिद्धेश गुजराती ऐसा बीज होना चाहिए कि कोरोना आए तो कोरोना डर के भाग। साले 10 दिन से नहाया नहीं, गुजारा नहीं। फिर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल फर्टिलाइजर जब मारे जाते, तो बीज से उत्पन्न हुआ क्रॉप उन फर्टिलाइजर्स में के अंदर के केमिकल को खुद के प्लांट बॉडी में ना ले, खुद में ना डाल, प्रॉब्लम होती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और बहुत ज्यादा फसल, ये कुछ डिजायरेबल क्वालिटी। अब हमको कॉटन होगा, कॉटन के 20 नमूने के बीज आते हैं। हमको ऐसा कॉटन चाहिए जिसपे बुरशी लगती नहीं, जिसपे कीड़ा लगता नहीं, जिसपे डिसीज लगती नहीं। हमको ऐसा कॉटन चाहिए जिसमें कितनी फवारनी मारी, एंड फवारनी नहीं भी मारी तो उगता, फर्टिलाइजर नहीं भी, कम से कम फर्टिलाइजर लगा तब भी बहुत कॉटन उगता, बहुत कपासी उगती। हमको ऐसा कॉटन चाहिए जिसकी क्वालिटी उगने के बाद में भाई सामने वाला जिनिंग में जब अपन माल बेच रहे तो बोले क्या मस्त कॉटन है, क्या भारी रेशम लग रहा है। और हमको ऐसा कॉटन चाहिए जो बड़ी संख्या में हाई यील्ड में हो, डिसीज फ्री हो। फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स एक पर्टिकुलर हो कि फर्टिलाइजर एक तो लगे तो कुछ फर्क ना पड़े, नहीं तो लगे कम से कम फर्टिलाइजर में हो गए हाईएस्ट यील्ड हो गए, हाईएस्ट यील्ड, और बहुत अच्छे क्वालिटी का हो गया, ठीक है, गुड क्वालिटी का हो गया। ये करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका बनाया है। हम साइंस लैब में बीज बनाते हैं, पहले तो नेचर से बीज खाते थे। तुम बच्चों को एप्पल के बीज कहाँ से मिलते हैं? दुकान पे जाओ, एप्पल खरीदो, एप्पल खा लो, उसके अंदर बीज निकले, उसको मिट्टी में लगा दो, एप्पल उगना शुरू हो। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन नाम की एक ऐसी टेक्निक बनाई है कुछ, कि हम ऐसे एप्पल बना सकते हैं जो गर्मी में भी उग सकते हैं। लासुर में एप्पल का झाड़ है, खुशबू तुझे पता है एप्पल का झाड़ कहाँ पे उगता है? थोड़ा सा जी के सर भैया बोलो जी। नहीं नहीं, रुक जा, अभी हमारे नहीं, रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा हमारे भाई, रुक जा। कंट्रोल भाई, 1 मिनट है भाई, सॉरी। अथर्व चौहान पाटिल शिंदे, तुमको मालूम है कि एप्पल का झाड़ कहाँ पे उगता है? जैसे कि
हिमालय, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही उसको, शांत रहो, शांत। मेरी आवाज आ रही? चेक कर ले, एक कान पर छनकन मार के देखो उसकी आ रही। बता कोई स्टेट, कौन से स्टेट में एप्पल? ठंडे स्टेट कौन थे? साउथ इंडिया कौन से स्टेट रहते ठंडे ठंडे? कश्मीर। लक्ष्य, पड़ा रहने बेटे तेरे को 1-2 घंटे और। ऐसा क्या है? हाँ? ऐसा क्या है? क्या समझू मैं? नहीं, हाँ हाँ। चौहान पाटिल बोलो। बहुत ज्योग्राफी कच्ची रह गई गाड़े बेटा तुमको बचपन में फ्रूट की जगह फर्टिलाइजर खिलाते थे। अच्छी ग्रोथ होती थी तुम्हारी। तो हमने एक ऐसा तरीका बनाया है कुछ भी, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी निंजा टेक्निक है जिससे साइंस लैब, स्कूल में, एमपीएस में हम लैब के अंदर ऐसे बीज बना सकते हैं एप्पल के जो गर्मी में उग जाए, जो इतने से कुंडे में उग जाए जिसको खेत में, और पानी जिसको एकदम कम। ऐसे बीज तो लेंगे क्या घर पे लगाने? ले सकते हैं ना, कम पानी, फर्टिलाइजर नहीं। मम्मी चिल्लाए कितनी जगह लगेगी उसको, मिट्टी लगेगी, तूने बस एक कुंडे में लाके इतने बॉक्स में लगा, उग गया। कितना खतरे लगेंगे। और एप्पल भी दे रहा है, अच्छी क्वालिटी का एप्पल। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं? इसको दो अलग अलग प्रजातियों के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करके बनाते हैं। गर्मी में कौन सा झाड़ उगता है? गर्मी में बाबड़ी, कांटे का झाड़, महाराष्ट्र में उगता है बाबुल। बबुल के झाड़ के साथ में एप्पल का क्रॉस कर देते हैं। मतलब अभी तो इतना एडवांस है, इतना एडवांस है, जीन डोपिंग यूज करते हैं, जीन डोपिंग। तो बाबुल का जो झाड़ है वो गर्मी में क्यों जिंदा रह सकता है? उसके उसके बीज के अंदर, उसके डीएनए में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण वो गर्मी में जिंदा रह सकता है? उतना तत्व निकाल के एप्पल के बीज में ठोक देते हैं। और फिर जब ये एप्पल का बीज लगाते हैं, फिर जो एप्पल का झाड़ उगता है, फिर उसको लगाते हैं। उन सारे एप्पलों में ऐसे बीज निकलते हैं जो गर्मी में लगाए जा सकते भैया, हैं। बात बोलो अर्नव भाई। जीन डोपिंग मतलब? जीन डोपिंग मतलब ऋतिक रोशन बहुत हैंडसम है, उसमें का हैंडसम जीन लेके तुम में डाल दिया। सचिन तेंदुलकर बहुत बेकार क्रिकेट खेलता है, उसमें का जीन लेके तुम में डाल दिया। सदगुरु बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें का जीन लेके तुम में डाल दिया। मोदी जी बहुत हार्ड वर्किंग है, उनमें का जीन लेके तुम में डाल दिया। तो तुम में इन सारे लोगों की सारी क्वालिटीज नहीं आई। जो क्वालिटी तुम में डाली गई वो क्वालिटी, तुम तो थे ही वैसे कैसे, और तुम में वो वाली क्वालिटी जो डाली गई वो समझ। पक- ज्वारी बाजरे को पानी बहुत लगता है, सुना है तुम? नहीं लगता है, शेंगुड़ो बहुत कम पानी में उगता है ज्वारी बाजरा। पावसाली उन्हाली। तू अगर कभी मन से के ऑफिस में गया ना, तू ये वाला शब्द पढ़ के बता बेटा। तू कभी मन से के ऑफिस में गया, इतना कूटेंगे ना तेरे को। मयंक तुझे पढ़ते आता है कि जलगांव? बचपन में तुम्हारे मेंदू के साथ तुम्हारी जीप की भी ट्रेनिंग कम रह गई। खुशबू, ए खुशबू, ये पढ़ के बता। रुक 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 रुक। अरे अरे उसको सुनने दो। ज्ञानेश्वर। ये हिंदी वाले सारे के सारे बोलते ज्ञानेश्वर, बोलते ज्ञानेश्वर, जबकि वो ज्ञानेश्वर। कठिन है भाई, कठिन। मोक्ष तेरे को आता क्या? ये बोल के बता। लहसुन। 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 पारते। सगळेचे सगळे रतारे. पार। चलो इधर देखो, इधर देखो। तो हम क्या करते हैं, हम इधर देखो, इधर देखो।
एक ही गहू के, गहू के ही दो अलग अलग 3-4 प्रकार के अलग अलग बीज पूरी दुनिया में मिलते हैं ना, उनमें क्रॉस कर देते हैं। जैसे टाइगर, एक नॉर्मल इंडियन टाइगर है, एक वेस्ट बंगाल सुंदरबन टाइगर है, एक साइबेरियन टाइगर है ना। ऐसे दुनिया में 3 या 4 वैरायटी के ही टाइगर है। कंबोडियन टाइगर है, 4 टाइगर, उसमें सबसे उसका कंबोडियन है। फिर थर्ड नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर पे सुंदरबन है, और दुनिया का सबसे बड़ा साइज में और सबसे खूंखार टाइगर साइबेरियन टाइगर। तो अगर हमको इंडिया में खूंखार टाइगर बनाने हैं, या अमेरिका में तो टाइगर थे ही नहीं, तो अमेरिका को अपने जू में जो टूरिस्ट आते हैं उनको दिखाने के लिए एकदम तगड़े टाइगर चाहिए। जो साइबेरियन टाइगर ठंडी में ही रह सकते हैं, सिर्फ गर्मी में लाए तो मर जाए। और इंडियन सुंदरबन टाइगर गर्मी में रह सकते हैं, लेकिन साइबेरियन से थोड़ी सी साइज कम रहे। तो हम साइबेरियन से डीएनए में कौन सा गुण निकालते हैं? ठंडी में रहने का और बड़े साइज का। और सुंदरबन वाले से क्या लेते हैं? गर्मी में रहने का। ठीक है। और ये वाला गुण मिक्स करके उसको डाल देते हैं अमेरिका की पिंजरे में। ठंडी में रहने वाला बोला क्या? ठंडी में रहने वाला नहीं चाहिए हमको। अमेरिका में गर्म माहौल में रखना है ना तो उसको, हाँ, एक कुछ जगह अमेरिका बहुत ही गर्म है, अमेरिका बहुत, तो उसका वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में टाइम अलग चलता है। अभी अभी लासुर में कितने बजे? 4 पेड़ बज रहे हैं ना। तो रफली रफली मुंबई में भी 8:02 और अभी एकदम उधर को उड़ीसा के पास 8:07 8 मिनट, इतना फर्क है। अमेरिका में उनके उधर वाले बाउंड्री पे, देश के उधर वाले बाउंड्री पे अगर दोपहर के 1 बजे, तो इधर वाले बाउंड्री पे रात के 9 बजे। इतना फर्क है अमेरिका में। इतना चौड़ा देश है। ठीक है। और पूरा क्लाइमेट बदल जाता है। आधा अमेरिका रेगिस्तान है, इधर आधा पूरा भयानक जंगल है, भयानक जंगल। तुमको लगे भैया अमेजोन में जाके देखता है, अमेजोन पता है ब्राजील में फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट एकदम भयानक, इतना डेंजर जंगल है अमेरिका में। अमेरिका में एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले, ऐसा लगेगा अरे हिमालय में आगे क्या। बहुत बायोडाइवर्सिटी भयंकर है अमेरिका में। और एक एक व्यक्ति के पास में जनरली जो लॉर्ड्स है वहाँ पे, नॉर्मली 100-200 एकड़ तो सबके पास है, बहुत नॉर्मल। थोड़े अमीर थोड़े से इंडिया में जिनको पाटिल पावर ऐसे बोलते थे, वो लोगों के पास में, जैसे इधर इंडिया में 50 एकड़ रहता है, उधर नॉर्मली 1000, 1500, 2000 एकड़ रहता है अमेरिका। और उधर जो अल्ट्रा रिच है, यूएनएचआर, याद है, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, उनके पास 10,000 एकड़, 15,000 एकड़, 20,000 एकड़ ऐसी जमीन है, बड़ी बड़ी बहुत। लेकिन अमेरिका में जंगल ही जंगल है। 80% ऑफ अमेरिका आज भी जंगल है। बहुत ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड जगहों पे इंसान 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 रहता है वहाँ। ऑस्ट्रेलिया पूरा 95% जंगल है, रेगिस्तान खुला छोड़े वाले। और सिर्फ 5% एरिया में, इतने एरिया में, पूरे पूरा एक सर्कल इमेजिन करो, उसका 5% एरिया, उतने में इंसान रहता है ऑस्ट्रेलिया में, बाकी पूरा बंजर पड़ा है, जाते ही नहीं लोग। इंडिया में तो, इंडिया में 25% जंगल है, 50% लैंड अंडर रेलवेज एंड एग्रीकल्चर, और रिमेनिंग 25% ह्यूमन पॉपुलेशन है, स्पार्स। इंडिया बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है ना। इंडिया में 7-8, इंडिया में करीब करीब मिनिमम से मिनिमम 25,000 साल पहले से लोग रहते हैं इंडिया में। 25,000 साल पहले टुकड़ों टुकड़ों में रहते थे इंडिया में। 14,000 साल पहले, जिधर आज हम महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में रहते, इधर श्री राम ने आके पूरे जंगल उद्ध्वस्त कर दिए थे। ठीक है। दंडक अरण्य था, राक्षस का अरण्य था, राक्षसों का जंगल था, तो पूरा जंगल दंडक वन था। तो दंडक नाम के राक्षस को टपकाने के लिए लाखों राक्षसों को खत्म कर देता है ना। तो उस समय के बाद यहाँ इंसान आके रहना शुरू किया। जो संत थे, आचार्य थे, मुनि थे, वो यहाँ आके उनके आश्रम वगैरह बनाकर, लोग वगैरह उनके साथ आकर, राजा महाराजा आकर फिर रहने लगे। फिर ऐसे इंडिया में विस्तार हो गया धीरे धीरे। तो इंडिया में गांव है, हर 20-20 किलोमीटर पे इंडिया में गांव मिल जाएगा तुमको, हर 20-20 किलोमीटर। हर 100 किलोमीटर तुम इंडिया में दूसरे जाओ, कौन से भी दिशा में भाषा बदल जाएगी, थोड़ा खाना बदल जाएगा। 500 किलोमीटर जाओ, पूरी भाषा बदल जाएगी इंडिया में। इधर भी 500 किलोमीटर, अगर इधर है मुंबई में चल जाओ, अलग ही कोंकणी भाषा। पुणे में जाओ, पुनारी मराठी। विदर्भ में जाओ, नागपुर के पास अलग ही मापल्या गली है, तुपल्या गली। नांदेड़ में चले जाओ, आ जाएगा कुछ तो हैदराबादी, है ना। हमारे को घर को जाने दे, बहुत टाइम हो गया, संकल्प भाया, बहुत टाइम हो रहा, मेरे पापा बहुत चिल्ला, ऐसा वो हैदराबाद में। वापस आओ, ये पढ़ रहे थे अपन भाई। तो ये वाला अपन बहुत बड़ा बिट है, ये अभी कल पढ़ेंगे अपन, खतरी वाला हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो 8th का क्लास आज खत्म करते हैं, बाय। मैं सारा लिखा के दूंगा, लिखने का टेंशन लो मत, पहले समझते हैं, 1-2 दिन फिर भैया लिखेंगे। भैया